May I have the honor now to respectfully invite Honorable Shri Narendra Modi ji, the Honorable Prime Minister of India. आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमान प्रणब मुखर्जी जी, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री कहर साहब, श्रीमान अरुण जेटली, श्री रविशंकर प्रसाद, जस्टिस दलबीर जी और उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, कहर साहब के साथ मुझे जितना समय काम करने का अवसर मिला है, इस छोटे से काल के अनुभव से मुझे लगता है कि अच्छा होता उनको इस पद पर ज़्यादा समय सेवा करने का मौका मिलता, क्योंकि जिस तेज़ी से वो निर्णय करते हैं और मुझे भी उनके साथ दौड़ने में ज़रा मज़ा आ रहा है। ये एक बड़ा सुखद अनुभव है मेरा। मैं शेयर करना चाहता था तो मौका मिल गया। मुझे तो बार बार जब से मैं हल्की फुल्की बातें करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि मैं भंडारी साहब इतना गंभीर विषय मैं ले नहीं सकता हूं। जब से हम प्रधानमंत्री बने तो आए दिन हमको माइक वाले पकड़ते थे, रिफॉर्म रिफॉर्म। इतना सुन चुका तो फिर मैंने एक दिन पूछा, अच्छा बताइए किसको आप रिफॉर्म कहते हैं? तो फिर उनको लगा कि जरा कठिन है, तो फिर अब धीरे धीरे वो विषय मेरे लिए बंद हो गया। ज़्यादातर वो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की चर्चाएं करते थे और 8 नवंबर के बाद उसकी विषय भी उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन मैं छोटा था तो कभी अखबार में पढ़ा था, अब मुझे बाद में क्या हुआ पूरा पता नहीं है। कुछ बार एसोसिएशन के लोगों ने मीटिंग करके रिजोल्यूशन किया और मांग की थी कि गर्मी के दिनों में हिंदुस्तान में गर्मी बहुत होती है, तो ये काला कोट वगैरह इसके बजाय हमें मुक्ति मिले तो अच्छा होगा कोर्ट में। अब ये रिफॉर्म का एकदम छोटा रूप था, लेकिन उस समय बहुत पहले की बात है, मैंने सुना है कि शायद निर्णय नहीं हो पाया था। अब हम ऐसे बंधे हुए हैं कि कोट काला पहने या न पहने, सिर्फ टाई से जाए ना जाए उसमें भी बड़ी दिक्कत है। तो कितना कठिन काम है हम समझ सकते हैं, और उसमें व्यक्ति का दोष कम है, पद पर बैठे हुए व्यक्ति का दोष कम है। कुल मिलाकर के हम परंपरावादी ज्यादा है। परंपरा का भी अपना एक मूल्य है, महत्व भी है, लेकिन कभी कभी कुछ युग ऐसे आते हैं कि जिसमें बदलाव बहुत तेजी से होता है, जो हमारे हाथ में नहीं होता है। शायद मानव जात की विकास यात्रा में जितने बदलाव आए होंगे, खास करके टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन से, उन सबका टोटल एक तरफ और गत 30 साल के टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन एक तरफ, मानव जात को टेक्नोलॉजी ने कहां से कहां पहुंचा दिया है। अब हम जिन व्यवस्थाओं से, जिन विचारों से, जिन नियमों से पले बड़े बंधे हुए हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इवन लॉ मेकर्स भी, हम संसद में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, आज एक कानून बनाए तब तक एक ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो कानून को ही निरस्त कर देती है। अब कोई जमाना था कि रेडियो के लिए लाइसेंस जरूरी था, कानून था,
अब आज आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप कोई भी रेडियो सुन लीजिए, दुनिया का कोई भी सुन लीजिए। मैंने अभी तो एक ऐसा ऐप देखा कि सिर्फ चालू करते ही दुनिया के किसी भी देश का रेडियो मुझे सुनना है तो विद इन अ सेकेंड मैं उस देश में जाकर के, अब कौन कानून कैसे कितना दीर्घदृष्टि होकर बनाएगा। यानी एक एक बहुत बड़ी ह्यूमन टैलेंट को चैलेंज है कि हम इन व्यवस्थाओं के लंबे अरसे से देख करके, अब जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए रोड सेफ्टी के कानून होंगे, शिपिंग के होंगे, एयरलाइंस के होंगे, सारे होंगे, लेकिन शायद विद इन 15-20 ईयर्स फ्लाइंग कार आएगी। फ्लाइंग कार आएगी तो एक कहाँ आपका स्कूटर बाईं ओर चले कि दाईं ओर चले, इसी कानून में हम लपटे रहेंगे तो यानी इतना बड़ा बदलाव आ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी लॉ यूनिवर्सिटीज हो तो उसमें भी उस प्रकार के टैलेंट डेवलप हो। हमारी चर्चा का फलक उस रूप का बने ताकि हम मानव जात के सामने समयानुकूल व्यवस्थाएं दे पाए, नियम दे पाए। ये बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व का एक रूप था, बाइपोलर व्यवस्था बन गई थी, तो लगता था चलो यहां रहेंगे तो भी गुजारा हो जाएगा, यहां रहेंगे तो भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन कहीं एक जगह पर रहना ठीक है। ये लगभग नहीं रह पाते हैं तो झुक करके रहना, ये कुछ सोचते थे। आज वक्त बदल चुका है, पूरा इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड हो गया है। 10 मुद्दों पर लड़ते हैं तो 6 मुद्दे पर साथ चलते हैं, ये अवस्था है। अब भारत अकेला इस सारे माहौल में अछूता नहीं रह सकता है। भारत ने भी इस बदलते हुए जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें सिर्फ टिके रहना ऐसा नहीं है। 125 करोड़ का देश, उसकी आवाज होनी चाहिए वहां। ये आवाज तब दुनिया सुनेगी हम सामर्थ्यवान होंगे। हमारे नीति, नियम, व्यवहार, इन सारी चीजों में हम विश्व की जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप हम कुछ होंगे। और इसलिए ये 2 ऐसी चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों को पार करने के लिए हमें हमारे में बदलाव की गति बहुत तेज करनी पड़ेगी। मैं नहीं मानता हूं कि कोई ऐसा होगा कि नहीं ऐसा थोड़ा होता है, बदलाव क्या जरूरत है, बहुत अच्छा है, ऐसा कोई नहीं होगा। हर चाहता है। कठिनाई में अनुभव करा कौन करे, कभी ये आता है। फिर कठिनाई ये आती है कि कैसे करें, और कब का जवाब तो सवाल ही बड़ा कठिन होता है। यार कोई आएगा तो कर लेगा, चलो मैं तो इतना गुजारा कर लूँ। इस अवस्था से हम गुजर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार के परिसंवाद होते हैं, आखिरकार ज्ञान का सहारा होता है बदलाव का फाउंडेशन तैयार करने के लिए। इस प्रकार की डिबेट, इस प्रकार के ग्लोबल एक्सपीरियंस को शेयर करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस को सोचना, समझना और उसमें से कुछ चीज़ों को विकसित करना, वो अपने आप में उपकारक होता है। अब खैर सिंह साहब ने बड़ी, यानी अब एक प्रकार से जो चिंता उन्होंने की, वो चिंता हम लोगों को करनी चाहिए। जो लोग सरकार में बैठे उनको करनी चाहिए कि भाई टैक्स वाले मैटर कितने हैं, उसको तो जरा निपाओ तो कम से कम सरकार के खजाने में कुछ आए। लेकिन सरकार अपने रहिए से चलता है। अच्छा है कैर सिंह साहब ने हमारे यहाँ सूचना करी, भाई जरा इस मैटर को तो पूरा करो, तुम्हारे पास पैसे आएंगे, या जिसकी लेन देन होगा उस मुक्त हो जाएगा। लेकिन बात सही है कि हम एक लंबी सोच के साथ चीज़ों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने ये कहा था कि भाई सामान्य रूप से लोकसभा का काम है कानून बनाना, लेकिन मेरा मन करता है कानून खत्म करने के लिए ही मैं प्रधानमंत्री बनूं।
और मैंने वादा किया था मैं पर डे कानून खत्म करूंगा। अब तक 1200 कर चुका हूं। इतना यानी कानून इतने बना दिए हैं जी, अफसरों को जिस दिशा में जाना है उसके लिए कानून अवेलेबल है। उसको बाएं जाना है तो वो निकालेगा कानून, दाहिने जाना है तो वो कानून निकालेगा जी। तो हम भी सफाई अभियान में लगे हैं ताकि आप पर बोझ कम हो जाएगा। अगर मैं इस सफाई अभियान को कर लूँगा तो ऊपर भी बोझ कम हो जाएगा। ये बात सही है कि एफिशिएंट गवर्नेंस जुडिशरी का बोझ बहुत कम कर सकता है जी। एंड व्हेन आई से एफिशिएंट गवर्नेंस, तो मैं कानून के ड्राफ्टिंग से लेकर के इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी तक की सारी लिंक देखता हूं। आज हमारे यहाँ उसमें बड़ा लचीलापन है और बहुत ज़्यादातर कानूनों की जो चीज़ें आती हैं उसमें तत्कालीन समस्या को रिस्पॉन्ड करने का इरादा प्राथमिकता हो जाती है। बड़ा दुर्भाग्य है। एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ अगर हम चीज़ें बनाएं, लेकिन आज देश की जो स्थिति है, हर चीज़ का अपना एक अलग अर्थ निकलता है और उसको ड्राइव करने वाले फोर्सेस भी बहुत है। और जैसे ग्लोबल इकोनॉमी है, इसी प्रकार से ग्लोबल फोर्सेस भी है कि वो भी हर देश में अपनी नीतियां निर्धारण करने में अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन सारी चुनौतियों को समझ करके भारत को इसमें एक भूमिका निभाने की एक समय की मांग है। आज का जो वैश्विक रूप बना है उसमें शायद ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बहुत कम आई है कि भारत अपनी जगह बना सके, भारत की आवाज की ताकत हो। ऐसे ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अपने कारणों से, वैश्विक माहौल ऐसा बना है जिसमें हमें एक वैक्यूम हमारे सामने आया है। उस वैक्यूम को भरने के लिए अगर हम सब मिलकर के आवश्यक बदलाव के साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। मैं फिर एक बार, भंडारी जी मुझे किताब तो दे गए थे, लेकिन मैं तो जब स्कूल में पढ़ता था तब भी पढ़ता नहीं था, जाता था तो आदत कम है मुझे पढ़ने की, तो मैं किताब पढ़ तो नहीं पाया हूँ। लेकिन मुझे विश्वास है जिन विद्वान लोगों के पास एक किताब जाएगी, देश के लिए जरूर कुछ न कुछ काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।